मित्रों, एक बार फिर दूर देश से विश्लेषण में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज जो विश्लेषण का विषय है वो एक ऐसा विषय है जिसपे पूरे भारतवर्ष में चर्चा चल रही है। हर गली, हर नुक्कड़, हर सभा में, हर परिवार में इसकी बातें चल रही हैं। और वो विषय है संवैधानिक संस्थानों के अधिकार का, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जैसे संस्थानों का अधिकार क्षेत्र का। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये विश्लेषण है या किसी पर टीका टिप्पणी है या किसी की आलोचना है या किसी की प्रशंसना है या किसी का, आप कुछ भी सोच सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। न टीका टिप्पणी है किसी पे, न किसी की सराहना है, न किसी का मान है, न किसी का सम्मान है, न किसी का अपमान है। लेकिन विषय ऐसा है जिस पे भारत का नागरिक होने के नाते मेरा भी अधिकार है इन सब चीज़ों के विषय में जानने का, और आपका भी अधिकार होना चाहिए इन विषय में जानने का। वो वक्त अलग होता था जब इस प्रकार की घटनाएं घटती थी तो वो केवल प्रिंट मीडिया पर आते थे, अखबार में छपती थी, और अखबार की खबरें कुछ चुनिंदा लोगों तक पहुंचती थी क्योंकि पढ़े लिखे लोग कम होते थे और अखबार उन्हीं के पास आ जाता था, उनके पास पैसा होता था, वो खरीदते थे अखबार को। लेकिन आज की तारीख में तो सोशल मीडिया इतना प्रभावी हो चुका है कि अनपढ़ से अनपढ़ आदमी और पढ़े से पढ़े लिखे के आदमी के पास हर समाचार तुरंत गति से पहुंच जाता है। यहाँ तक कि हवा का वेग भी कभी कभी धीमा पड़ जाता है इन सुर्खियों के प्रसारण में। सुनने में जो आ रहा है, दिखने में जो आ रहा है, तो यही दिखाई दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या विधायिका बड़ी है, या कार्यपालिका बड़ी है या फिर संसद बड़ा है। ये हम सब जानना चाहते हैं, इनमें से कौन सा बड़ा है, कौन किसके अधिकारों को हनन कर रहा है, कौन किसी के अधिकार क्षेत्र में जाके अतिक्रमण कर रहा है। ये भी जनता को जानने का जरूर एक सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि हर किसी ने संविधान तो नहीं पढ़ा, हर किसी ने कानून की पढ़ाई तो नहीं करी, लेकिन जो ये घटनाएं घट रही हैं कि मैं बड़ा या तू बड़ा, ये जो कानूनी जो गुत्थी हो रही है, इसके बीच में आखिर कौन पिस रहा है, किसको न्याय और किसको अन्याय का मुंह देखना पड़ रहा है। ये सब हम तुम लोगों को जानने की बड़ी इच्छा होगी, शायद मुझे ऐसा ही लगता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, पुराने इतिहास के पन्नों को पलटा जा रहा है। कुछ ये कह रहे हैं अगर सरकार मजबूत हो तो न्यायपालिका भी सरकार के अधीन झुक जाती है। ये उदाहरण दे रहे हैं पिछले कुछ सरकारों के। कभी कभी ये भी कहते हैं कि जब सरकार कमज़ोर होती है तो न्यायपालिका तब उसका फ़ायदा उठाती है। ये भी, इसका भी उदाहरण दिया जा रहा है 90 के दशक का। आखिर माजरा क्या है, कौन किसकी पतंग काट रहा है, ये सब जानना जरूरी है। भारत के संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया होगा तो उन्होंने सोच समझ के बनाया होगा, उनकी बड़ी दूरदर्शिता रही होगी। लेकिन अभी जो कह रहे हैं कि उन्होंने संविधान में एक अनुच्छेद ऐसा बनाया है जिसको नाम दिया है 142, इस अनुच्छेद में एक ऐसा हथियार दिया गया है जिसका उपयोग विवेक से किया जाए, और उस हथियार का उपयोग अभी सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थाओं ने उसका दुरुपयोग किया। ये भी सुनाई दे रहा है। ये बात कितनी सच है कितनी गलत है ये आम जनता को पता नहीं है। वो भी जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं कि हकीकत में क्या है। ये भी सुनाई दे रहा है कि राज्य सरकार में विधायिका जो सदन है वो कानून बना रहे हैं, कानून बनाने के बाद वो राज्यपाल को भेजा जाता है, राज्यपाल के बाद वो राष्ट्रपति के बाद फिर मंजूरी मिलती है। ये सब एक राज्य ने किया है, लेकिन जब उनको न राष्ट्रपति से न राज्यपाल से मंजूरी मिली तो सुप्रीम कोर्ट में उससे दखलअंदाजी करनी पड़ी। ये दखलअंदाजी सही है गलत है ये भी हमको पता नहीं, इसके बारे में भी जनता जानना चाहती है।
इस द्वंद्व से कहीं न कहीं सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है और साथ ही साथ हमारी न्यायपालिका की छवि भी धूमिल हो रही है। आखिर जनता जाए तो किसके पास जाए? एक अनुच्छेद संविधान में 50 का भी एक उद्धरण किया जा रहा है कि उसमें एक विशेष व्यवस्था है जो कानून बनाते हैं, फिर जो कानून पारित करते हैं उस पे सुप्रीम कोर्ट का या सर्वोच्च न्यायालय का कोई दखलंदाजी होनी चाहिए। उनका काम है उस कानून की व्याख्या करना। लेकिन यहाँ भी उसके बारे में भी बहुत सारी बातें की जा रही हैं और जनता जनार्दन ये जानना चाहती है आखिर ऐसा क्यों? ये शुरुआत हुई कहाँ से? ये शक्ति संतुलन का जो मामला है ये कहाँ से शुरू हुआ? ये भी तो जानना जरूरी है। कौन किसके अधिकार क्षेत्र में जाके अतिक्रमण कर रहा है ये भी जानना जरूरी है। क्या संविधान निर्माताओं ने ये कभी सोचा होगा कि हमारे जाने के बाद ये सब कुछ देखने को मिलेगा? आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये सामने आना जरूरी है। यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि राज्य सरकारों ने बिना राजपत्र जारी किए हुए, बिना राज्यपाल के अनुमति से कानूनों को पास कर दिया है और लागू भी हो चुके हैं। अब ये कितना सच है कितना झूठ है ये जानने का विषय है। लेकिन एक खतरा तो मुझे भी जो मैं उसको जो भांप रहा हूँ ये है कि आने वाले टाइम में, आने वाले समय में राज्य सरकार भी अपने अपने तरीके से इसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे और उसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय देने होंगे। क्या ये उचित होगा, अनुचित होगा, ये हमारे जो शिक्षाविद हैं, जो न्यायमूर्ति हैं, उनको भी सोचना चाहिए। एक विषय और आ रहा है कि जिस उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, उनको शपथ दिलाते हैं, क्या वो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, जो खंडपीठ है, क्या वो भारतीय राष्ट्रपति को कोई निर्देश दे सकता है, कोई आदेश दे सकता है? ये भी एक जांच का विषय और जानकारी का विषय है आम पब्लिक के लिए। क्योंकि कहा गया है जब सुप्रीम कोर्ट किसी को फांसी की सज़ा देती है तो अंत में फांसी होनी है कि नहीं होनी है, दया याचिका के लिए राष्ट्रपति के पास उस याचिका को भेजा जाता है। तो इससे तो साबित होता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च संस्था है और सुप्रीम कोर्ट कहाँ खड़ा होता है, ये भी हमको जानने का। इसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं है, किसी की आलोचना सराहना नहीं है, लेकिन जनता होने के नाते, नागरिक होने के नाते ये भी सबको जानना जरूरी है कि कहाँ किस संस्था का अधिकारों का हनन हो रहा है और कहाँ किसी संस्था के अधिकारों का वर्चस्व बढ़ रहा है ना जांच का विषय, है ना समझने का विषय। भ्रष्टाचार के संबंध में भी बहुत सारी बातें हो रही है। फिलहाल ही कोई न्यायमूर्ति जी उसमें लिप्त पा गए, उसका भी कोई जवाब किसी को, जनता को नहीं मिल रहा है। जनता ये जानना चाहती है कि उसका क्या हुआ। इसी प्रकार से ये जो देश में घटनाएं घट रही हैं, इन घटनाओं के पीछे क्या कारण है? ऐसी कौन सी शक्तियाँ हैं जो हमारे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में ये दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? यदि जब इनमें से कोई अपने अधिकारों का प्रयोग करना नहीं जानता, उपयोग करना नहीं जानता, उस पर दुरुपयोग करना जानता है, या दूसरी संस्था है, तीसरी संस्था जो भी है, तो नुकसान तो पूरे देश का ही है। मेरा मानना यह है कि संविधान के तहत, संवैधानिक प्रक्रिया के अंदर कोई भी आप कानून बना रहे हैं, कोई भी आप विधेयक बना रहे हैं, सर्वसम्मति से बना रहे होंगे, तो फिर उसमें ये द्वंद्व कहाँ से पैदा होता है, ये विरोध और प्रतिरोध कहाँ से पैदा होता है? कुछ लोगों के बयानबाजी बहुत वायरल हो रहा है, वो भी एक अप्रिय बात है, अप्रिय घटना है। ये सब नहीं होना चाहिए।
हमारे न्यायमूर्तियों के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, उनको शक के निगाह से देखा जा रहा है, ये भी ठीक नहीं हो रहा है। सरकार को भी शक के निगाह से देखा जा रहा है, वो भी ठीक नहीं हो रहा है। और आपको याद होगा मित्रों, इस द्वंद्व के बीच में, इस गुत्थम गुत्थी के बीच में कुछ राजनीतिक दल हैं जो अपने राजनीतिक पूंजी में कुछ राजनीतिक पूंजी और उसके धरोहर में कुछ वृद्धि होने की आशंका जताते हैं और कोशिश करते हैं कि शायद उनकी पूंजी बढ़ जाए, लेकिन ये शायद मुमकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज इनकी सरकार है, कल उनकी सरकार रहेगी, संस्थान वहीं रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट वहीं रहेगा, संसद वहीं रहेगा, न्यायपालिका, कार्यपालिका और संसदीय विधायिका वहीं रहेगी। नेता बदल जाएंगे, लेकिन कानून तो सबके लिए एक जैसा होगा ना। तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए, इन सबको मिल के बैठ के एक ऐसा रास्ता निकाला जाए, न किसी का अधिकारों का हनन हो, न किसी के अधिकारों का अतिक्रमण हो, न कोई दूसरे के अधिकार क्षेत्र में जाके अपने अधिकार जताए। इसी थोड़ी पर चलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, देश का मान और सम्मान रहेगा। अन्यथा जो छीछी लादर हो रहा है पूरे विश्व में भारत का, ये ठीक नहीं है। बड़े बड़े अखबारों में, पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे ये खबरें छप रही हैं। आखिर क्यों? क्यों हम किसी को मौका देते हैं अपने बारे में अनर्गल बातें बोलने का, अनर्गल बातें लिखने का, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में छापने का? कहीं ना कहीं हमारे संस्थानों की, हमारे सरकारों की, हमारे जो भी है, कहीं ना कहीं सबकी इसमें भागीदारी है। क्या इस भागीदारी को एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा में बदला जा सकता है? बदल सकते हैं यदि जो सरकार को, किसी भी देश को चलाने वाले जो तीन खंभे हैं, अगर तीनों मिलकर काम करें तो ये सब संभव है, ये सभी संभव है। अभी क्या होने वाला है, जो आम जनता के मन में एक प्रश्न उठता है कि हाँ, अब आएगा मज़ा जब ये संस्थान सरकार को दिखाएगी हम कौन है, और उधर दूसरा पक्ष कहता है अब आएगा मज़ा जब सरकार दिखाएगी संस्थान को कि हम देखते हैं तो हम बड़े हो। ये मौका किसने दिया? ये शुरुआत कहीं ना कहीं से हुई है, और शुरुआत कहते हैं 1977, 70 और 90 के दशक से हुआ है। जब सरकारें कमज़ोर थी तो न्यायपालिका ने उसका फ़ायदा उठाया। ये हमने सुना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुनी सुनाई बातें, डिबेट चल रहा है, अखबारों में चल रहा है, टेलीविज़न रेडियो पर सुनाई दे रहा है। ये सब बातें आप आज के तारीख में किसी भी चैनल को खोल के देखिए, उसका रिव्यू करके देखिए, आपको सभी देखने को मिल रहा है। क्यों? जिस संसदीय प्रणाली पे पूरा देश चल रहा है, जिस पे जनता जनार्दन अपने नुमाइंदों को चुन के संसद में बिठाती है और कानून बनाती है देश के भलाई के लिए, उन पर भी पब्लिक का भरोसा होना चाहिए, वो बरकरार रखना चाहिए, होना चाहिए। उसी प्रकार से जब उन कानूनों के द्वारा, जब उन कानून को लागू होते हैं, किसी पे नहीं होते हैं, फिर वो न्यायपालिका में जाता है, कोर्ट में जाता है, वहाँ भी उसको न्याय मिलना चाहिए। वहाँ भी हमारी जो एक भरोसा है वो न्याय प्रणाली पे बरकरार रहना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दोनों तरफ से जनता अपना भरोसा खो बैठी है इन संस्थाओं से। ये प्रश्न का विषय है, ये समझने का विषय है, सोचने का विषय है। ये जनता जनार्दन को भी सोचना चाहिए, और बहुत जल्द से जल्द इस समाधान का समाधान बिना तकरार के सामंजस्य से इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए, न कि घर्षण से। घर्षण होगा, आग निकलेगी तो ब्लास्ट होएगा। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मित्रों, आज के लिए इस मुद्दे पर इतना ही। मैं इस मुद्दे पर बिल्कुल बहस नहीं करना चाहता था, इस पर विश्लेषण नहीं करना चाहता था, लेकिन रहा नहीं गया, क्योंकि तरह तरह की खबरें सब मीडिया में सुनाई दे रहा है, फ़ोन में, इस पे, उस पे, ईमेल, मेल, गूगल पे, एक्स पे, इंस्टाग्राम पे। तो देश का नागरिक होते हुए मुझे विश्लेषण करने का मन करा। अगर किसी को चोट पहुंची है, किसी को आघात पहुंचे, मेरे शब्दों से मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन कड़वी बात कड़वी है और मीठी बात मीठी है। मित्रों, आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। फिर मिलते हैं कल किसी और मुद्दे पे। तब तक आपको नमस्कार।